गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, आप सभी को पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, जैसा कि गुलाम वंश के सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन किए थे गुलाम वंश से। आज हम लोग यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आज हम लोग खिलजी वंश पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि अभी आगामी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा सामने है। फिर से बिहार दरोगा की पीटी की परीक्षा आपको 2213 पदों के लिए होनी है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी है। इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग अभी जीएस का सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। आप सभी छात्रों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बात करने वाले हैं खिलजी वंश पे। यहाँ पे देखिएगा, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। अब बात आती है कि खिलजी वंश में किन किन शासकों ने शासन किया है। थोड़ी सी हम शासकों को देखते हैं, उसके बाद कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, खिलजी वंश में जो पहला शासक है उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी है। उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के जो प्रथम शासक हैं उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी है। उसके बाद खिलजी वंश के जो दूसरे शासक हैं उनका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर देखिएगा, खिलजी वंश के जो दूसरे शासक हैं उनका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। और उसके बाद हम बात करें तो मुबारक खिलजी। और उसके बाद हम बात करें तो मुबारक खिलजी। आप लोगों को पिछले क्लास में हम थोड़ी सी बात किए थे। हम लोग पिछले टॉपिक गुलाम वंश में थोड़ी सी पीछे की बात करेंगे। तो हमने कहा था कि गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे वह कैमुर्स थे। बात को ध्यान से समझिएगा, गुलाम वंश के अंतिम शासक जो थे वह कैमुर्स थे। और कैमुर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर डाला और उसके बाद दिल्ली पर खिलजी वंश की नींव रखा। अब बात आती है कि गयासुद्दीन बलबन के दो पुत्र थे। गयासुद्दीन बलबन के दो पुत्र थे। एक का नाम मोहम्मद खां था और दूसरे का नाम बुगरा खां था। तो मोहम्मद खां जो मंगोल आक्रमण हुआ था, उसी लड़ाई में मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई 1286 ईस्वी में। और उसी के वियोग में, अर्थात पुत्र के मृत्यु के वियोग में 1287 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन की भी मृत्यु हो गई। अब बात आती है कि कैकुबाद और कैमूर्स, दो नाम आपको पीछे क्लास में हम लोग अंतिम जो क्लास था गुलाम वंश का उसमें बात किए थे, कैकुबाद और कैमूर्स। तो कैकुबाद और कैमूर्स जो थे वह गयासुद्दीन बलबन के पौत्र थे। बात को ध्यान समझिएगा, कैकुबाद और कैमूर्स जो थे वह गयासुद्दीन बलबन के पौत्र थे। चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं खिलजी वंश पे। और खिलजी वंश में आपको यहाँ पर तीन शासक का नाम दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं कि तीनों शासकों का समय पीरियड क्या है। तो थोड़ी सी बात को समझिए, 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी का शासन रहेगा। उसके बाद हम बात करें 1296 से लेकर 1316 तक, 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहेगा। और 1316 से लेकर 1320 तक मुबारक खिलजी का शासनकाल रहेगा। आपको तीनों शासकों का टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। 1290 से लगाकर 1296 जलालुद्दीन खिलजी शासन करेंगे। 1296 से लगाकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करेंगे। और 1316 से लगाकर 1320 तक मुबारक खिलजी शासन करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। बहुत सारे छात्रों का लगातार हमारे पास मैसेज या फोन आया पिछले दिनों कि सर, जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड है, बिहार दरोगा पीटी जो 2213 पदों के लिए आवेदन चालू है कल से, उसकी तैयारी को कैसे करें। देखिए, एकदम सिंपल सा बात है कि आप जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसको निरंतर ढंग से करें, अर्थात उसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तैयारी का जो लय है वह नहीं टूटना चाहिए। आप कंटिन्यूअस तैयारी करते रहें। और हाँ, एक बात स्पष्ट है कि आप अपनी कर्म को करते रहें, फल की प्राप्ति की इच्छा ना करें। अगर आप लगन और ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आप सफल होंगे। इसमें कोई गारंटी जो है कि आपको दो राय नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी।
बहुत बड़ा टॉपिक है, हर बातों को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कहानी के रूप में आप समझें। जलालुद्दीन खिलजी जो फिरोज सॉरी इनका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। पहले सबसे पहले बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी का जो पूरा नाम था, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम था, पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 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 जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और यह जो है 70 साल की उम्र में, यहाँ पर बात को समझिएगा, 70 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और यह 70 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अब बात आती है कि जब यह व्यक्ति 70 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बात को समझने की जरूरत है कि यह जो है बहुत ही उदार स्वभाव का और नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। अर्थात इनमें किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा लड़ाई या किसी प्रकार से कोई मनमुटाव वाली बात नहीं थी। इनमें एक उदार स्वभाव था। और आपको बता दें कि जलालुद्दीन खिलजी जो हैं, इन्होंने अपने भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी को अपने बेटे जैसा माना करते थे। अब बात आती है कि एक बार आप बात को समझिएगा, जलालुद्दीन खिलजी व्यक्ति को अलाउद्दीन खिलजी ने मारा है, यह तो बात क्लियर है। जलालुद्दीन खिलजी को इनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मारा है। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह गर्म मिजाज के व्यक्ति थे। अर्थात उनको जो है हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़े में मन लगता था और जलालुद्दीन खिलजी को इन सब बातों से बहुत नफरत था। अर्थात वह अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा यह बात का अवगत कराते थे कि आप लड़ाई झगड़ा और ये सब झगड़ा झंझट में मत रहो। अब बात आती है कि जलालुद्दीन खिलजी जब शासन कर रहे थे 1290 से लेकर 1296 के बीच में, उसी दौरान 1296 ईस्वी में, बात को समझिएगा, 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में आक्रमण किया। बात को समझिएगा, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया? तो साउथ, दक्षिण में आक्रमण किया। और दक्षिण में जो आक्रमण किया वह देवगिरी पर किया था। दक्षिण में जो आक्रमण किया वह किस जगह किया? देवगिरी में किया। आपको बता दें, यह देवगिरी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह देवगिरी है, वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो देवगिरी के जो शासक थे वह राजा रामचंद्र जी थे। राजा रामचंद्र थे देवगिरी के शासक। उस समय कौन थे? तो राजा रामचंद्र थे। कहानी को एकदम इत्मीनान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए आप कहानी को एकदम माइंड सेट कर लीजिएगा और अच्छे से कहानी को समझिएगा। मैंने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। आपको हम बता दें कि 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया और 1296 ईस्वी में, अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के अभी शासन काल जब चल ही रहा था, उसी समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया। और देवगिरी पर जब आक्रमण किया तो उस समय देवगिरी के शासक जो थे वह राजा रामचंद्र थे। देवगिरी के शासक कौन थे? राजा रामचंद्र थे। और वहां पर आक्रमण करके और राजा रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने परास्त किया बुरी तरह से। अब कहानी को थोड़ी सी समझिएगा। जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान से वापस आते हैं, अर्थात वहां से राजा रामचंद्र जी को जब हरा कर वह वापस आते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी इनसे नाराज हो जाते हैं। बात को समझिएगा, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो जाते हैं और वह इनको भरी सभा में बेइज्जत करते हैं। भरी सभा में अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं? बेइज्जत करते हैं। अब प्रश्न आती है कि बेइज्जत क्यों करते हैं, किस बात से वह नाराज थे? तो जलालुद्दीन खिलजी को नम्र स्वभाव था, उनका एक स्वभाव जो है उदार किस्म का था
वह लड़ाई झगड़ा में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक गर्म मिजाज के थे। इनको हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट में मन लगता था। उन्होंने इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को भरी सभा में बेइज्जत किया कि तुम राजा रामचंद्र अर्थात देवगिरी पर हमला क्यों किए? तुम किसी से पूछे क्या कि देवगिरी पर हम हमला करने जा रहे हैं? तुम हमसे आदेश यह लिए क्या? तो नहीं। तो इस बात से वह नाराज हुए। अब बात आती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने भरी सभा में बेइज्जत कर दिया, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के मन में जो है थोड़ी सी दुश्मनी वाली भावना आने लगी। किसके प्रति? तो जलालुद्दीन खिलजी के प्रति। और इसी मौका का फायदा उठाकर, बात को ध्यान से समझिएगा, इसी मौका का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने, इसी मौका का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को, देखिएगा बात को समझिएगा, इसी मौका का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कड़मानिकपुर, एक जगह है इलाहाबाद के समीप, कड़मानिकपुर यह जगह इलाहाबाद के समीप है, कड़मानिकपुर जो यह जगह है वो कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के समीप है। यहीं पर जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर डालता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर डाला, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की? तो कड़मानिकपुर कहाँ है? इलाहाबाद के समीप है। वहीं पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर डाला। अब एक बात आप और समझिएगा, यहाँ तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़मानिकपुर इलाहाबाद के समीप अलाउद्दीन खिलजी ने किया, यह तो बात क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा और दामाद थे। दोनों बात याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा और दामाद थे। किस लिए हत्या किया यह भी आपको कहानी पता चल गया होगा कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र पर आक्रमण कर दिया, और वह आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी से बिना पूछे कर दिया। तो जब बिना पूछे आक्रमण किया, तो वहां से आक्रमण करके और वापस जब आता है उनको परास्त करके राजा रामचंद्र को, तो जलालुद्दीन खिलजी इससे नाराज हो जाते हैं और भरी सभा में अलाउद्दीन को बेइज्जत कर देते हैं, और वहां पर बेइज्जत करते हैं और यह कहते हैं कि तुम आक्रमण किए क्यों, हमसे पूछे क्या? इसी बात से अलाउद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी को एक टारगेट के रूप में योजना बना लिया कि इनको अब रास्ते से क्या करना है? हटाना है। उसी बात से नाराज होकर कड़मानिकपुर इलाहाबाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर डाला, और 1296 के समय हत्या किया गया था। अब बात आती है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन है वो 6 साल का ही है, 1290 से 1296। इनसे क्या क्या प्रश्न एग्जाम में और बनते हैं, उन पर थोड़ी सी हम चर्चा कर ले। देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम तो आपको पता ही चला कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यह 70 साल की उम्र में दिल्ली के शासक बने थे, यहाँ तक क्लियर है। यह एक उदार स्वभाव के थे, नम्र स्वभाव के थे। इनको लड़ाई झगड़ा में मन नहीं लगता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक गर्म मिजाज का शासक था। वह हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट में रुचि रखता था। अब बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने एक अपने यहाँ पद बनाया था, याद रखिएगा, दीवान ए बकूफ। यह पद जो है जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने बखूफ नामक पद का जो प्रचलन किया था वह किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने बखूफ क्या करते थे? तो दीवाने बखूफ जो है कागजातों की देखभाल के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वहां पे दिल्ली इनके शासनकाल के समय कागजात, याद रखिएगा, पूछा जाता है, कागजातों की देखभाल के लिए, कागजातों की देखभाल करने के लिए तो आपको याद रखना है कि दीवाने बकूफ नामक पद किसने बनाया था? तो वह बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और वह पद जो बनाया था वो क्या करता था? तो कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का देखभाल करता था। इन सब सारी चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। और हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी से क्या प्रश्न बनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जलालुद्दीन खिलजी से पूछा जाता है। सर्वप्रथम, याद रखिएगा, सर्वप्रथम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के ही समय में दक्षिण पर आक्रमण किया गया था, दक्षिण अभियान किया गया था।
सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी के ही शासन काल में दक्षिण में अभियान किया गया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो हम लोग थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएं, तो अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। किस पर बात करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी पर। तो चलिए हम लोग आज अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। छात्रों, आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले क्लास में हम लोग जो भी टॉपिक कवर किए हैं, अर्थात हम लोग महमूद गजनवी को पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग गौरी को पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग गुलाम वंश पढ़े, और आज हम लोग जो है खिलजी वंश पे बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी से हम लोग बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसासफ था। याद रखिएगा, पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम वह अली एवं गुरसासफ था। अली एवं गुरसासफ था। गुरसासफ। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली एवं गुरसासफ था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन देख रहे हैं 1296 से लेकर 1316 तक रहा है। अब इसके बीच अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इन सारी बातों को जानते हैं। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर के जैसा, आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा ही होगा, सिकंदर महान के बारे में, उसी के जैसा विश्व विजेता बनने की चाहत रखता था। यहाँ पर बात को याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वह सिकंदर के जैसा विश्व विजेता बनने का क्या रखता था? चाहत रखता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दिया गया था, सिकंदर ए सानी की उपाधि। अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दिया गया था? सिकंदर ए सानी। हमेशा पूछा जाता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसे दिया गया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। किस लिए सिकंदर ए सानी की उपाधि इसको दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हमेशा जो है सिकंदर के जैसा विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी उपाधि जो सिकंदर ए सानी की ले ली। और या इसे कहीं कहीं आप याद रखिएगा सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है, यानी दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर द्वितीय। तो यहाँ तक बात क्लियर है। बचपन का नाम अली एवं गुरसासफ था, और उपाधि जो लिया था वो सिकंदर ए सानी का लिया था, या दूसरा सिकंदर भी इसको बोला जाता है। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के थोड़ी सी और बात को हम लोग जाने, तो एक और प्रश्न यहाँ से बनता है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ जो है कठोर पॉलिसियों को जो है चलाया था। जैसे कि हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की कठोर पॉलिसियों के बारे में, तो आपको पता है बाजार नियंत्रण प्रणाली, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कठोर नीतियां जो चलाई गई थी, उसमें सबसे कठोर नीति थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। देखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, देखिएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली आप इंग्लिश में कह सकते हैं मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, एमसीपी। क्या था बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसके बारे में थोड़ी सी समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दो पॉलिसी चलाया था। एक तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल बाजार नियंत्रण प्रणाली पर, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी पर, और दूसरा हम बात करेंगे मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अर्थात कह सकते हैं वैल्यू कंट्रोल पॉलिसी पर। अब बात आती है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था। देखिएगा, और यह क्यों चलाया गया था। सबसे बड़ी बात यह आती है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था और यह क्यों चलाया गया था, इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी का, यहां से बात को समझना है। हम आपको बता दें कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है सैनिकों को बढ़ाने के लिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक विशाल सैनिक खड़ा करने के लिए यह सिस्टम चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी। अब कहिएगा कैसे सैनिक को ज्यादा बनाने के लिए किए थे। देखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली में यह होता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मार्केट था उनके यहाँ, अर्थात जो भी बाजार थी, उसमें जाकर और एक छोटी से लेके बड़ी वस्तु, एक सुई से लेके और एक कह सकते हैं बड़ा कोई भी वस्तु का जो मूल्य था, अर्थात जो कीमत था, वह बहुत कम से कम रखा। ध्यान से समझिएगा बात को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ मार्केट में एक छोटी से लेके कोई भी बड़ी तक वस्तु का कीमत जो है वह क्या किया, बहुत कम रखवाया। अर्थात अगर कोई वस्तु जो थी वह 10 रुपए की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 5 रुपए, अर्थात 5 रुपए तक कराने की कोशिश की।
अर्थात आप कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमत को एकदम कम कर दिया। सारे जो व्यापारी थे उनसे यह आदेश दिया गया कि आप वस्तुओं की कीमत कम करके बेचें। अब कहिएगा कि सर अलाउद्दीन खिलजी बाजार में जाकर सारे व्यापारियों से कहा कि वस्तुओं की कीमत कम कर दो, इससे उसके पास सेना कैसे बढ़ेंगे? देखिए बिल्कुल बढ़ेंगे। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे सेना बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले याद रखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों चलाया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो उद्देश्य यही था कि सेना को क्या करना, बढ़ाना, सेना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, सेना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा सेना को रखना। अब बात आती है कैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम मान ले कि एक सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ एक सैनिक का वेतन जो है, एक सैनिक का वेतन हम मान लें, एक सैनिक का वेतन 21 रुपया था। एक सैनिक का वेतन कितना था, 21 रुपया। हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, एक सैनिक का वेतन कितना था, 21 रुपया वो दे रहे थे। अब बात आती है कि जब एक सैनिक 21 रुपया वेतन ले रहा है तो कैसे उसको और कम करके वेतन दिया जाए। तो वेतन कम कब कीजिएगा, देखिए जब बाजार नियंत्रण प्रणाली में किसी वस्तु का दाम जो है वह क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाएगा। अर्थात आप और हम अपने पर लेके चलें, सारे बाजार में मान लीजिए आटा है, आटा आज मिल रहा है 50 रुपये किलो, आटा अभी कितना मिल रहा है, 50 रुपये किलो। लेकिन कोई ऐसा शासक है जो आटा का मूल्य जो है 10 रुपया किलो करा दिया। तो कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से सारे सामान की कीमत घट जाएगी तो उसी हिसाब से वह क्या करेगा कि वेतन भी क्या करेगा, कम कर देगा। अर्थात जब वेतन कम कर देगा तो वह व्यक्ति भी कम ही पैसा में अच्छा से अपनी जीवन यापन कर पाएगा। तो मान के चलिए कि पहले वह सैनिक को दे रहा था 21 रुपया, लेकिन अब बाजार में सारे चीज का दाम गिरा दिया। तो सारे चीज का जब दाम गिरा दिया तो सैनिक क्या करेंगे, कम पैसा में भी क्या कर लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब है कि अब मान के चलिए कि किसी चीज का दाम 7 रुपया कर दिया, तो कहने का मतलब है कि 21 रुपया में पहले कोई काम करता था, लेकिन अब जो है बाजार में सारे चीजों का दाम गिरा दिया तो सारे सैनिकों को क्या हो गया, कम दाम में ही सब चीज मिल जाएगा। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा कि तीन शासकों को 21 रुपया में रख लेगा। अर्थात कहने का मतलब पहले रख रहा था 21 रुपया में एक शासक को, लेकिन अब क्या करेगा कि 21 रुपया में 3 शासक करेगा। काहे रखेगा, इसके पीछे यही लॉजिक है कि बाजार में तो सारी सामान सस्ती हो गई है, अब कोई भी सैनिक जो है कम पैसे में भी सारा सामान खरीद के और अपना जीवन यापन कर सकता है, इस मकसद से। तो आपको बस यही याद रखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य चलाने का क्या था, तो सेना को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अपने यहाँ इकट्ठा करना। और हम बात कर ले इसके साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी चलाया था। याद रखिएगा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली देखिएगा, प्राइस कंट्रोल जो है वह पॉलिसी है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसमें क्या होता था, इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी बेईमान व्यापारी होते थे, जो भी बेईमान व्यापारी और कम तोलने वाले जो व्यापारी होते थे, उनके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। बहुत ही कठोर पॉलिसी था यह अलाउद्दीन खिलजी का। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत जो भी व्यापारी यदि वजन में कम तोलता है तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाए जितना वह कम तोलता है। तो यह माना जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही हार्ड पॉलिसी था। इस तरह का पॉलिसी इसने चलाया था। आगे हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने और कौन कौन से कार्य किए थे, तो दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत, दैवी अधिकार के सिद्धांत, दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात को और हम आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने और सारे कौन कौन से कार्य किए उन पे थोड़ी सी हम बात करते हैं।
आगे हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। याद रखिएगा, भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। उपज का 50% कर दिया, 50% कर दिया। तो यहाँ याद रखना है कि भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना परसेंट कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? 50%, अर्थात 1/2 कर दिया। और एक प्रश्न और याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स का अर्थ होता है लूट का माल। खम्स का मतलब क्या होता है? लूट का माल, अर्थात जो माल लूट कर लाया जाता था उसे खम्स बोला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स अर्थात लूट के माल में जो हिस्सा था वह पहले लेता था 1/4। खम्स के माल में, लूट के माल में हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। 3/4 जो है कर दिया, 3/4 कर दिया। कहने का मतलब है कि सैनिक जो भी माल लूट के लाएंगे कहीं से, किसी भी अलग प्रदेश से, तो उसमें सुल्तान का हिस्सा पहले जो था वह 1/4 था। सुल्तान मतलब जो शासक वहां थे, उनको पहले जितना माल आया उसका 1/4 सैनिक को देना होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बढ़ाकर 3/4 कर दिया। बात को ध्यान समझिएगा, खम्स के माल में पहले, लूट के माल में पहले सुल्तान का हिस्सा 1/4 मिलता था, लेकिन अब क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे हम और बात को थोड़ी सी जाने तो कौन कौन से अलाउद्दीन खिलजी से और प्रश्न बनते हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ, बात को समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ 2 व्यक्ति रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ 2 दरबारी व्यक्ति रहते थे। एक का नाम आपको पता है अमीर खुसरो था, एक का नाम अमीर खुसरो था और दूसरे का नाम हसन निजामी था। एक का नाम अमीर खुसरो था और दूसरे का नाम हसन निजामी था। एक का नाम अमीर खुसरो था और दूसरे का नाम क्या था? हसन निजामी था। देखिए, अमीर खुसरो से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में बनता है। थोड़ी सी बात को समझिएगा, लिखाएंगे नहीं, हर इतना टॉपिक को लिखाना पॉसिबल नहीं है, हर इतना बात को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ी सी बातों को समझिए भाई। अमीर खुसरो और हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। हम आपको बता दें कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, अमीर खुसरो का जन्म जो है वह 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली जगह पर हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बात को ध्यान समझिएगा, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में बदायूं के समीप एक जगह था, वहीं पर हुआ था। और अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे। ऐसा बताया जाता है कि भारत में अमीर खुसरो ने सितार और तबला का भी आविष्कार किया था। भारत में अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद के भी नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पर कुछ रचित किताबें हैं, रचित पुस्तकें हैं। अमीर खुसरो के द्वारा रचित कुछ पुस्तक है, उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अमीर खुसरो के द्वारा कुछ रचित पुस्तक है, वो हमेशा पूछा जाता है आपको। एक है खजाइनुल फुतू जो है, यह पुस्तक अमीर खुसरो का ही है। एक पुस्तक का नाम है आशिका, यह भी अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और एक पुस्तक का नाम है तुगलकनामा, यह भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ये सारी पुस्तकें जो है अमीर खुसरो के द्वारा है। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे हसन निजामी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम ताज उल नासिर था। ताज उल नासिर, यह पुस्तक किसका है? यह पुस्तक हसन निजामी का है। आपको एक प्रश्न और याद रखना है, जो जियाउद्दीन बर्नी है
उनकी एक पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोज शाही। उसी पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों के बारे में वर्णन मिलता है। प्रश्न पूछा हुआ है कि तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही से अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों का व्यापक विवरण मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन निजामी रहते थे। हसन निजामी के द्वारा रचित पुस्तक ताज उल नासिर है और अमीर खुसरो के द्वारा रचित पुस्तक खजाइनुल फुतूह है, आशिका है, तुगलकनामा है। ये सारे इनके द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न और याद रखने की जरूरत है, जो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने चाचा के हत्या किए थे जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, हत्या करमानिकपुर इलाहाबाद में 1296 में किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के पुत्र, याद रखिएगा, अपने चाचा के पुत्र अर्थात अपने चचेरा भाई यानी जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र कह सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र, जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र, जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र, जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र जिसका नाम जो था वह इब्राहिम खां, इब्राहिम खां, इब्राहिम खां, उसकी भी हत्या कर डाला। याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र जिसका नाम क्या था, इब्राहिम खां था, उसको भी मार डाला। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र इब्राहिम खां की हत्या किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब हम थोड़ी सी और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा बात को। अलाउद्दीन खिलजी जो एक ऐसे शासक थे जिसने सारी कठोर पॉलिसी अपने यहाँ चलाया था और इसके साथ साथ उसने क्या क्या काम किया, इस बात को थोड़ी सी समझे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया चेंज करना, घोड़ा दागने की प्रथा एवं इसके साथ ही सैनिकों की हुलिया लिखना, सैनिकों की हुलिया, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, यह दोनों काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अब बात आती है कि घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अब समझिएगा घोड़ा दागने की प्रथा क्या थी, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। उस समय जो सैनिक थे अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल के समय कुछ ऐसे सैनिक थे जो बेईमानी करके और ज्यादा वेतन ले लेते थे। अब कहेगा बेईमानी करके ज्यादा वेतन कैसे ले लेते थे? देखिए उस समय दो तीन तरह का कंडीशन था। जिसके पास, जिस सैनिक के पास एक घोड़ा रहता था, जिस सैनिक के पास कितना घोड़ा, एक घोड़ा रहता था, उसको थोड़ी सी वेतन कम मिलती थी। जिस सैनिक के पास दो घोड़ा रहता था उसको वेतन थोड़ा सा ज्यादा मिलता था। तो यहाँ पर क्या करता था सैनिक सब, दिमाग लगा देता था, मतलब अपना एक क्या कर सकते हैं, बहुत ही होशियारी तरीके से काम करता था कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब पैसा वेतन लेने जाना होता था तो क्या करता था, जिस सैनिक के पास एक घोड़ा है, जिस सैनिक के पास एक घोड़ा है, तो वह क्या करता था, कितना चालाकी से अपने किसी दोस्त से एक घोड़ा और मांग लेता था। तब उसके पास दो घोड़ा हो गया और वह दो घोड़ा लेकर दरबार में जाता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी देख लेते थे तो वह दो घोड़ा का ज्यादा पैसा दे देते थे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की बेईमानी सैनिकों के अंदर आ गई थी कि एक घोड़ा, और बाद में जब पैसा ले लेता था वह तो बाहर निकलता था, तो जिसका घोड़ा वह दोस्त का लिया था उसको थोड़ी सी पैसा देके और पैसा अपने पास रख लेता था। तो इस कलाबाजारी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि घोड़ों को दागना शुरू किया, अर्थात घोड़ों पर पंच मारना शुरू किया कि हाँ इस घोड़ा को दागते हैं तो आगे से ऐसी कलाबाजारी नहीं, क्योंकि अब यह लेके आएगा तो पता चल जाए कि हाँ यह दागा हुआ घोड़ा इसका है, यह दागा हुआ घोड़ा इस व्यक्ति का है। इस तरह के काम किया था। तो घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने चालू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक बात और बता दें आपको, बिस्वा का प्रचलन, बिस्वा आपको शायद पता ही होगा, बिस्वा माप जोख के लिए जो पैमाना यूज में लिया जाता है, तो बिस्वा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बिस्वा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कुछ काम है, याद रखिएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी
दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक था जिसके पास विशाल अस्थायी सेना थी? याद रखिएगा, इस प्रश्न को पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक था जिसके पास विशाल अस्थायी सेना थी और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना की क्या रखी? नींव रखी। अस्थायी सेना की नींव रखी। अस्थायी सेना की नींव रखी और इसके साथ ही नगद वेतन, सेनाओं को नगद वेतन देने की प्रथा चालू की। सेनाओं को नगद वेतन। दोनों प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अस्थायी सेना की नींव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। और सेनाओं को नगद वेतन देने का प्रथा किसने चलवाया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। तो उम्मीद करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से इतने सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आगे के टॉपिक में हम लोग फिर अलाउद्दीन खिलजी को और आगे बढ़ाएंगे और फिर उसको कवर करेंगे। आप सभी तमाम छात्रों से मेरा एक छोटी सी अपील है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको पसंद आता है, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, तो प्लीज एंड प्लीज मेरे चैनल गुरुमंत्रा जीएस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।